नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। जी हां, देश में होने वाले आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार देश के हर नागरिक को है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। साल 2018 में मोदी सरकार ने इस योजना को नोटिफाइड किया था। इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अकेले या फिर संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार कर सकते थे। शर्त बस ये थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। चुनावी बॉन्ड को पात्र राजनीतिक दल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुना सकता था, यानी कैश करा सकता था। बॉन्ड खरीदने के 15 दिनों में संबंधित पार्टी को उसे अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा कराना जरूरी होता था। अगर पार्टी 15 दिन में बॉन्ड को बैंक में जमा नहीं कराती तो ये रद्द हो जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है ये चुनावी बॉन्ड जो सिर्फ 15 दिन तक ही वैलिड रहता था। तो सुनिए, साल 2018 में शुरू हुए चुनावी बॉन्ड को लागू करने के पीछे सोच ये थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए ऑथोराइज किया गया। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु की है। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 की तरफ से लाए गए थे। ये बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं। इसके लिए ग्राहक बैंक की शाखा में जाकर या उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर इसे खरीद सकता है। कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता है। ये व्यवस्था डोनर्स की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट मिलती है। अब खास बात यह है कि आम चुनाव में कम से कम 1 वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल हो सकता है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इस दावे के साथ इस बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। उस वक्त मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। अब यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कैसे काम करते हैं ये चुनावी बॉन्ड। दरअसल एक व्यक्ति, लोगों का समूह या एक कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने वाले महीने के 10 दिनों के अंदर SBI की निर्धारित शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक की वैलिडिटी वाले बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मल्टीपल्स में जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड नगद में नहीं खरीदे जा सकते और खरीदार को बैंक में KYC फॉर्म जमा करना होता है। बॉन्ड खरीदे जाने के बाद ग्राहक जब ये किसी राजनीतिक दल को दिया जाता है तो वो SBI में अपने खातों के जरिए बॉन्ड को भुना सकते हैं। किसी भी हालत में राजनीतिक पार्टी को नगद भुगतान नहीं किया जाता, पैसा उसके निर्धारित खाते में ही जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले व्यक्तियों की पैसे देने वालों के आधार और अकाउंट की डिटेल मिलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में योगदान किसी बैंक के अकाउंट, पे, चेक या बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही किया जाता है। सरकार ने जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड के नोटिफिकेशन जारी करते समय ये भी साफ किया था कि इसे खरीदने वाले को पूरी तरह से KYC नॉर्म पूरा करना होगा और बैंक खाते से ही भुगतान करना होगा। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐतराज जताया है।
और भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि 5 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू होने के बाद से उसने किस पार्टी को कितने चुनावी फंड जारी किए हैं, इसकी जानकारी मुहैया कराए। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की जानकारी 3 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह भी निर्देश दिया है कि वो चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करे, क्योंकि इसके बारे में जानने का हक देश के हर वोटर को है। इसीलिए एसबीआई को अब राजनीतिक दलों की तरफ से इनकैश कराए गए सभी चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही वहीं इनकैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार के खाते में वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसके और भी कई विकल्प हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट दानदाताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनीज की ओर से राजनीतिक पार्टियों को दिया जाने वाला चुनावी चंदा पूरी तरह से लाभ के बदले लाभ की संभावना पर आधारित होता है। आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने तारीफ की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस फैसले से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।